नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज के इस एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, उसके अंदर स्वतंत्र सहमति क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि करार के लिए प्रस्थापना और उसका प्रतिग्रहित होना कितना जरूरी होता है। यानी कि किसी भी एग्रीमेंट के लिए सबसे पहले प्रपोजल देना होता है और जब वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो एग्रीमेंट या करार बन जाता है। और जब इसमें सक्षम पक्षकार और स्वतंत्र सहमति के तत्व मिल जाते हैं तो ये विधिगत या वैध संविदा या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। पिछले एपिसोड में हमने ये भी जाना कि सक्षम पक्षकार कौन होते हैं। सक्षम पक्षकार होने के लिए कोई भी व्यक्ति वयस्क और स्वस्थ चित्त होना चाहिए और उसे विधि द्वारा निर्योग्य नहीं घोषित किया जाना चाहिए किसी भी हालात में। आज के एपिसोड में हम स्वतंत्र सहमति या फ्री कंसेंट के बारे में जानकारी देंगे, फ्री कंसेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत हमने संविदा या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझते हुए सेक्शन 10 का अध्ययन किया था और उसके बाद हमें जानकारी हुई कि किसी भी वैध संविदा के लिए सक्षम पक्षकार की स्वतंत्र सहमति विधिपूर्ण उद्देश्य और प्रतिफल का होना जरूरी होता है। स्वतंत्र सहमति की परिभाषा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 14 में प्रस्तुत की गई है। स्वतंत्र सहमति तब होती है जब उसमें इन 5 बातों में से कोई भी शामिल ना हो। वो 5 बातें हैं: परपीड़न या किसी तरह का कोई दबाव, असमयक असर या अनड्यू इन्फ्लुएंस जिसको हम बोलते हैं, कपट या फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर कोई भूल आदि ऐसे तत्व हैं जो उसमें शामिल हैं, तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। और इस तरह से सेक्शन 14 स्वतंत्र सहमति के अर्थ को बिल्कुल साफ स्पष्ट कर देता है। स्वतंत्र सहमति के लिए ये जो 5 मुख्य तत्व बताए गए हैं, जिनके होते हुए किसी भी संविदा के लिए स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जा सकती। बताए गए तत्वों में परपीड़न और असमयक असर या अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये 2 ऐसे तत्व हैं जिनका बहुत ही व्यापक रूप है, इसलिए इनको थोड़ा अलग से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परपीड़न की। परपीड़न किसी भी स्वतंत्र सहमति के लिए खतरनाक माना गया है। यदि किसी भी स्वतंत्र सहमति में परपीड़न का तत्व होता है तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 15 में परपीड़न की परिभाषा दी गई है और बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की सहमति परपीड़न द्वारा तब अभिप्राप्त की गई है जब वो कोई ऐसा काम करे या किसी ऐसे कार्य को करने की धमकी दे जो भारतीय दंड संहिता द्वारा निषेध या प्रतिबंधित हो, या किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी की सहमति के विरुद्ध विरोध करे या विरोध करने की धमकी देना, ये सब परपीड़न के अंतर्गत आते हैं। आसान शब्दों में कहें तो किसी अपराध की धमकी देकर किसी व्यक्ति से सहमति प्राप्त करना परपीड़न होता है। अजहर मिर्जा बनाम बीवी जय किशोर 1912 के प्रकरण में ये कहा गया कि धारा 15 अत्यंत व्यापक है। पत्नी और पुत्र के बीच आत्महत्या की धमकी से कोई करार नहीं होता। ये ऐसे तत्व हैं जो संविदा को दूषित कर देते हैं। अमीराजू बनाम शैशम्मा, इस प्रकरण में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और लड़के को ये धमकी दी कि वो आत्महत्या कर लेगा अगर उन्होंने कुछ संपत्ति के बारे में निर्मुक्त बॉन्ड उसके पक्ष में नहीं लिखे तो। उस संपत्ति को उसकी पत्नी और पुत्र दोनों अपना कहते थे। माननीय कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया कि निर्मुक्त विलेख अवैध था क्योंकि इसे परपीड़न द्वारा प्राप्त किया गया था। कोर्ट ने आगे कहा कि आत्महत्या की धमकी देने को निषिद्ध माना जाना चाहिए क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 30 के अनुसार आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय अपराध है। ऐसे मुकदमों में यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी ऐसा कार्य जो किसी अपराध को कारित करने की धमकी देकर सहमति हासिल करने हेतु किया जाता है, जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि सहमति परपीड़न के माध्यम से प्राप्त की गई है और यह स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जा सकती। अब बात करते हैं असम्यक असर की या अनड्यू इन्फ्लुएंस की। असम्यक असर, यह शब्द थोड़ा सा कठिन शब्द है, लेकिन किसी भी स्वतंत्र सहमति के लिए असम्यक असर खतरनाक होता है। अगर किसी भी स्वतंत्र सहमति में असम्यक असर का समावेश होता है तो वो सहमति स्वतंत्र नहीं होती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 16 के अंतर्गत असम्यक असर को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि अगर संविदा असम्यक असर से ग्रसित है तो पीड़ित पक्षकार के विकल्प को देखते हुए ये संविदा शून्य करणीय होगी और असम्यक असर की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को यह साबित भी करना होगा। सुभाष चंद्र दास मोशीबी बनाम गंगा प्रसाद दास मोशीबी AIR 1967 SC 878 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को अभिवचन की जांच करके ये पता लगाना चाहिए कि क्या असम्यक असर का अभिवचन किया गया था और क्या असम्यक असर का प्रयोग किया गया है। स्वतंत्र सहमति को इस संविदा की
रीढ़ की हड्डी कहा गया है। अगर सहमति असम्यक असर से प्रेरित है तो ऐसी स्थिति में वो सहमति अविधि मान्य हो जाएगी। कुछ ऐसे संबंध हैं जिनके माध्यम से ऐसा अनुचित लाभ प्राप्त कर लिया जाता है जिसका असम्यक असर माना जाता है, जैसे माता पिता और बच्चे का संबंध, संरक्षक और प्रतिपालक के लिए, या गार्जियन और वार्ड का रिलेशन, अधिवक्ता और मुवक्किल का या एडवोकेट और क्लाइंट का, आध्यात्मिक गुरु और शिष्य का, डॉक्टर और मरीज का, पति और पत्नी का, या फिर लेनदार और ऋणी का। हमारे समाज में इन सभी संबंधों में असम्यक असर देखा जा सकता है क्योंकि ये निकट के संबंध माने जाते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच होने वाली संविदा में भी असम्यक असर होता है। पति और पत्नी के बीच होने वाली संविदा में भी असम्यक असर होता है। कभी कभी आध्यात्मिक गुरु और शिष्य के बीच होने वाली संविदाओं में भी असम्यक असर होता है। वकील और मुवक्किल के बीच भी होने वाली संविदाओं में असम्यक असर हो सकता है। यहाँ पर इन प्रमुख संबंधों का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि अमूमन इन्हीं संबंधों के मध्य में असम्यक असर जैसे प्रकरणों का विस्तार देखने को मिलता है।